नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम डिस्कशन करेंगे सेट नंबर 16 का। तो चलते हैं सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, यानी कि इन दो जीवों के बीच एक सहजीविता का कार्य करता है। अर्थात यूं कहें कि दो जीवों से मिलकर एक जो अन्य जीव का निर्माण होता है, वो जीव हमारा जो बनता है उसे क्या कहते हैं। तो ये जो माइकोराइजा है ये कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध को निभाता है। माइकोराइजा को हिंदी में कवक मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक मूल बोलते हैं। कवक मूल भी आता है एग्जाम में, या इंग्लिश में माइकोराइजा आता है। बात यह है कि ये दोनों जीव के मिलने से, अर्थात इसके मिश्रण से जो एक नए जीव बना उसे माइकोराइजा कहते हैं। लेकिन ये दोनों जीव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी एक दूसरे के बिना इन दोनों का भोजन हो पाना संभव नहीं है। हम लोगों को पता है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं कर पाता है। यही वजह है कि ये पौधों के साथ, पादपों के साथ क्या करता है? रहता है। तो कवक क्या करता है? पौधों को जल एवं खनिज उपलब्ध करवाता है। जल एवं खनिज उपलब्ध करवाता है। पौधा क्या करता है? जल एवं खनिज को प्राप्त कर तथा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर स्वयं तो अपने लिए भोजन बनाता ही है, साथ ही साथ इस कवक को उपलब्ध करवाता है। क्योंकि कवक इसको क्या दिया? जल एवं खनिज। इसके बदले में पौधे से क्या दिया? तो भोजन दिया। तो इस प्रकार एक दूसरे से ये क्या है? जुटे हुए हैं। और यही संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी का संबंध कहलाता है। और जो इससे एक नए प्रकार के जो जीव बनते हैं उसे माइकोराइजा कहते हैं और सहजीविता का कार्य करता है। इसी प्रकार माइकोराइजा की तरह कुछ और जीव होते हैं जो सहजीविता का कार्य करते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन भी क्या है? लाइकेन भी एक मिश्रित जीव है। तो किन किन जीवों से मिश्रित ये जीव बना है? तो बोलेंगे शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के मिश्रण से किसका निर्माण हुआ? तो लाइकेन का निर्माण हुआ। और लाइकेन, इसमें भी फिर कवक क्या करेगा? वही काम करेगा। मिट्टी से खनिज एवं जल उपलब्ध करवाएगा शैवाल को, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर अपना भोजन बनाएगा स्वयं, और कवक को भी भोजन उपलब्ध करवाएगा। यानी भोजन के बदले में कवक शैवाल को देता है खनिज एवं जल, और शैवाल खनिज एवं जल के बदले कवक को देता है भोजन। तो शायद आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई होगी। उसी प्रकार और कुछ सहजीविता का कार्य करते हैं, जैसे राइजोबियम जीवाणु हो गया। और यदि बात करेंगे तो नीलहरित शैवाल, जो एजोला जो जैविक पदार्थ बताए थे उसमें जो जीवाणु पाया जाता है, एनाबीना एजोली और नीलहरित शैवाल। एनाबीना एजोली और नीलहरित शैवाल भी एक दूसरे का क्या है? सहजीवी जैसा संबंध रखता है। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो माइकोराइजा क्या है? या कवक मूल। तो कवक और पौधों के मध्य, या कवक या उच्चतर पादपों के मध्य एक सहजीवी संबंध निभाता है। शैवाल और कवक के मिश्रण से एक नई जीव का निर्माण होता है, जिसे लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन सहजीवी का कार्य करता है शैवाल और कवक के बीच। तो शायद आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। यदि ऑप्शन ए की बात करेंगे तो शैवाल खुद स्वयं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर भोजन बना लेता है, और पौधा तो बना ही लेता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर ये भी अपना भोजन बना लेता है। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नीलहरित शैवाल और एजोला में पाए जाने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली एक दूसरे से संबंध रखता है। कैसा संबंध? तो सहजीवी जैसा संबंध रखता है नीलहरित शैवाल एवं कौन? तो एजोला में पाए जाने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली। तो शायद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कवक पौधों में नहीं पाया जाता। यानी कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं कर पाती है। तो पर्णहरित रहित होता है, या पर्णहरिम भी इसको बोलते हैं। पर्णहरिम भी बोलते हैं। क्या होता है? पर्णहरिम क्लोरोफिल क्या होता है? नहीं पाया जाता है। किसमें? तो कवक में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ये पेड़ पौधों को क्या करता है? ये जल एवं खनिज उपलब्ध करवाता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर स्वयं भोजन बनाता अपने लिए, और कवक को भी उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या? तो पर्णहरित। कवक की बात करेंगे, जैसे ईस्ट बताए थे, जैसे खमीर बोलते हैं, मशरूम, छत्रक, ये सब हमारा क्या है? कवकीय जीव है। तो शायद इसका आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा पर्णहरित या पर्णहरिम। इसमें नहीं पाया जाता। एग्जाम में आता भी है कि कवक पौधे क्या होते हैं? तो कवक पौधे पर्णहरित रहित होते हैं या पर्णहरिम रहित होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य कौन करता है। तो ये जो करता है जैविक और अजैविक के बीच, यानी जिसमें जीव हो और जिसमें जीव नहीं हो, अर्थात सजीव और निर्जीव घटकों के बीच जो मध्य का कार्य करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है, वो उत्पादक करता है। उत्पादक को और हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्पादक को और हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, या इसी को स्वजीवी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, स्वजीवी बोलते हैं। तो ये उत्पादक नहीं देके स्वपोषी दे सकता है, स्वजीवी भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि उत्पादक हमारे सभी क्या होते हैं, जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सबके सब क्या है, उत्पादक हैं। यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। तो एग्जाम में पूछे जैविक या अजैविक या सजीव या निर्जीव, तो आंसर हम लोगों को उत्पादक देना है। ये मध्यस्थता का कार्य करता है। जिस प्रकार आप लोगों को मैंने बताया था कि सरीसृप और पक्षियों के बीच जो मध्यस्थता का कार्य करता है, दोनों को जोड़े रहता है, आर्क्योरेप्टिक्स जो पक्षी का नाम बताए थे, उसी तरह ये मध्यस्थता का कार्य जैविक और अजैविक घटकों के बीच हमारा क्या करता है, उत्पादक करता है, या स्वपोषी या स्वजीवी करता है। यदि बात करेंगे आप घटक, तो अब घटक सूक्ष्म जीव वगैरह जीवाणु होते हैं। उपभोक्ता की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, एक तरह से परजीवी होते हैं, दूसरे पे क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा होगा उत्पादक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4, कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। यानी फेफड़ों में गैसीय एक्सचेंज जो होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वो हमारा फेफड़ा में, लंग्स में कहाँ होता है, तो ये एल्वियोली में होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलते हैं, इंग्लिश में एल्वियोली बोलते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। यदि हम बात करेंगे ट्रैकियोल्स की, जो ट्रैकियोल्स होता है, कीटों वगैरह में जो शोषण होती है, वो ट्रैकिया के ही तहत क्या होता है, कीटों में शोषण होती है। यदि हम बात करेंगे ऑप्शन सी पल्मोनरी शिराएं की, तो पल्मोनरी, फेफड़ा को हम लोग लंग्स भी बोलते हैं और इसे हिंदी में फुफ्फुस भी बोलते हैं। एग्जाम में ये भी आता है, फुफ्फुस भी आता है, फुफ्फुस भी बोला जाता है। पल्मोनरी शिराएं, शिराएं से अक्सर जो रक्त हमारी बहती है वो अशुद्ध रक्त बहती है, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है। लेकिन पल्मोनरी शिराएं से शुद्ध रक्त बहती है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन युक्त क्या होती है, रक्त बहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। तो ये अपवाद है, और अपवाद एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। लगेगा कि अरे शिराएं से अशुद्ध रक्त है, और एग्जाम में देगा कि पल्मोनरी शिराएं से कैसी रक्त बहती है, तो दे देगा शुद्ध रक्त, तो तुरंत मार देंगे शुद्ध रक्त। नहीं, पल्मोनरी शिराएं से हमारी शुद्ध रक्त बहती है, ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, एल्वियोली हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। या एग्जाम में पूछे कि पौधे के प्रजनन में सहायक कौन होता है, तो वो दोनों का आंसर होगा पुष्प होता है, फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प या फूल होता है। या पूछे पौधे के प्रजनन में सहायक का कार्य कौन करता है, तो पुष्प या फूल करता है। यदि बात करेंगे इसका प्रजनन भाग, प्रजनन भाग की बात करेंगे तो इसका जो प्रजनन भाग में 2 चीज़ें पाई जाती है। एक पुंकेसर, यानी ये मेल पार्ट होता है, नर पार्ट होता है, और एक होता है स्त्री केसर, एक होता है स्त्री केसर। हम लोगों को पता है कि पुंकेसर में ही परागकोश पाया जाता है, और स्त्री केसर में वर्तिकाग्र और अंडाशय पाया जाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय पाया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य में यानी पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु पाए जाते हैं, उसी तरह हमारे पुष्प में भी क्या होता है, 2 पार्ट, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट, यानी एक पुरुष वाला पार्ट, एक स्त्री वाला पार्ट। तो स्त्री से तो स्त्री केसर कुछ समझ में आ जाएगा कि ये मादा भाग है किसका, तो पुष्प के प्रजनन भाग का। और पुंकेसर क्या है, नर भाग है, और पुंकेसर में ही हमारा पाया जाता है परागकोश, और स्त्री केसर में पाया जाता है वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। जितनी सारी बातें हैं आप एक जगह लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अस्पताल में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है। यानी यूँ कहें, अस्पताल में जब ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, तो क्या उसे बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन करेगा, बोलेंगे जी नहीं, बेहोश करना पड़ेगा। तो उसी तरह बेहोश करने के लिए एक गैस का यूज किया जाता है, जिस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। इसका केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र होता है N2O, और इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। और अस्पतालों में डॉक्टर निषेचक के रूप में इसी गैस का यूज करता है। क्या इस गैस के अलावा और कोई निषेचक
पदार्थ होता है, निषेचक गैस होता है, बोलेंगे जी होता है, बहुत सारे 8-10 हैं और आप लोगों को बता देते हैं। ये N2O लाफिंग गैस तो है ही, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, इसके बाद हेलोथेन, इसके बाद डाइजीपाम, इसके बाद कोकीन, पेंटोथल सोडियम, पूरा नाम है पेंटोथल सोडियम। इस प्रकार याद रखना है कुछ निषेचक का नाम, जैसे हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, हेलोथेन हो गया, डाइजीपाम, कोकीन, पेंटोथल और सोडियम हो गया। ये सब हमारा क्या है, निषेचक पदार्थ है, निषेचक गैस है हमारा। ये सब चीज़ें को क्या करना है, याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा। अभी तक तो निषेचक के रूप में, बेहोशी कारक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस का नाम ही पूछा जा रहा है, लेकिन 4-5 और एक्स्ट्रा याद रखेंगे। कभी ऐसा न दे दे कि निम्नलिखित में कौन सा निषेचक पदार्थ या निषेचक गैस नहीं है, तो ये सब सारे पता रहेगा, तभी आप वहाँ पे आंसर सही से कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। अर्थात ये पूछना चाह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन से निर्मित नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा ये केस, बाल, खुर, नाखून, लूता, रेशम, कपास, ये सब किससे बना है। तो यदि हम बात करेंगे तो कपास जो है एक तरह का सेल्यूलोज है। क्या है, सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज से बना है। जबकि केस और बाल की बात करेंगे तो क्रिएटिन नामक प्रोटीन से ये क्या होता है, बना होता है। अर्थात केस और बाल में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो क्रिएटिन होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे एल्ब्यूमिन बोलते हैं। हड्डी में जैसे ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, उसी तरह हमारा केस और बाल में भी तो कोई प्रोटीन पाया जाता है, बोले जी, तो वो क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। खूर आप देखे होंगे, जो गाय भैंस जानवर का खूर वगैरह होता है वो भी क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। यदि लूता रेशम की बात करेंगे तो क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। यदि हम रोम की बात करेंगे तो वो भी प्रोटीन का बना है, क्रिएटिन प्रोटीन का बना है। यदि नाखून की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा नाखून हो गया, खूर हो गया, रोम हो गया, केस बाल हो गया, लूता रेशम हो गया, ये सब में जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। अर्थात कहेंगे ये सब प्रोटीन से निर्मित है। जबकि हमारा कपास क्या है, सेल्यूलोज से निर्मित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है हमसे क्या कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो बोलेंगे कपास नहीं है। और बाकी बात सभी प्रोटीन से निर्मित हमारा क्या है, पदार्थ है, और वो प्रोटीन का नाम है कीरेटिन। कैरोटीन याद नहीं रखना, कीरेटिन याद रखना है, कैरोटीन विटामिन हो जाता है। तो कीरेटिन रखना, जो प्रोटीन है केस, बाल, खूर, नख, रोम, लूता रेशम आदि में पाए जाने वाले। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है, यानी वो पूछा जा रहा है कि गाय की उस नस्ल का नाम बताइए जो सबसे अधिक दूध देती है। तो हॉलस्टीन नाम है, ये गाय का नाम है हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय का नाम है। एक्चुअली ये जो हॉलस्टीन फ्रीजियन है नीदरलैंड में ये अधिकतर पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा हॉलस्टीन फ्रीजियन। यदि बात करेंगे साहिवाल तो ये भी गाय की ही नस्ल है, और रेड सिंधी जिसे सिंधी गाय बोलते हैं ये भी गाय की नस्ल है। लेकिन ये जो डॉर्सेट है, ये भेड़ की नस्ल है। डॉर्सेट किसकी नस्ल है, किसकी प्रजाति है, तो ये भेड़ की प्रजाति है। जबकि हमारा साहिवाल, रेड सिंधी, हॉलस्टीन क्या है, गाय की प्रजाति है। एग्जाम में पूछा भी जाता है गाय, भैंस, बकरी की प्रजाति, तो ये सब भी हम लोग याद रखेंगे। पूछ देगा निम्नलिखित में कौन गाय की एक प्रजाति है, तो हॉलस्टीन, रेड सिंधी, साहिवाल ये सब गाय की प्रजाति हो गई। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है, यानी ये चारों में से 3 तो गाय है, लेकिन ये तीनों में से जो है सबसे अधिक जो दूध देती है वो हॉलस्टीन फ्रीजियन देती है, जो अधिकतर ये नीदरलैंड में देखा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हॉलस्टीन फ्रीजियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। क्षमा चाहेंगे, एक ही क्वेश्चन 2 बार ये रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हॉलस्टीन फ्रीजियन हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 वही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, सभी लोगों को पता है। ऑक्सीटोसिन दूध उतारने के लिए भी ये हार्मोन क्या किया जाता है, जानवरों में यूज किया जाता है, तो एक प्रकार का ये हार्मोन है। एस्पार्टम ये संश्लेषित मधुरक है। क्या है, संश्लेषित मधुरक है, अर्थात यूँ कहें मानव द्वारा बनाया गया एक मधुरक है। नियोप्रीन भी एक क्या है, विशिष्ट रबड़ है, रबड़ का एक प्रकार है, जैसे आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ये सब क्या है, एक विशिष्ट रबड़ है। रेयॉन की बात करेंगे तो रूपांतरित स्टार्च, रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रेयॉन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। क्या है, रेयॉन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि डी सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है हम लोग वन लाइनर के रूप में लिख लीजिए। ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है। एस्पार्टम क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन क्या है, तो विशिष्ट रबड़ है एक रबड़ है। रेयॉन क्या है, एक संश्लेषित रेशा है, अर्थात कृत्रिम रेशा है, यूँ कहें कि मानव द्वारा बनाया गया एक प्रकार का रेशा है, लेकिन ये जो बनाया जाता है प्राकृतिक स्रोतों से ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। त्रिशूल, त्रिशूल क्या है, तो ये सतह से वायु में क्या करता है, मार करता है, सतह से वायु में मार करता है, जो हमारा ऑप्शन है इधर 3 में है। लघु प्रास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, यानी कि ये क्या करता है, सरफेस टू एयर का काम करता है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है। कौन, तो हमारा त्रिशूल। तो ये का 3। पृथ्वी की बात करेंगे, ये सरफेस टू सरफेस क्या करता है, ये काम करता है, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र करता है, तो ये हो जाएगा 4। यदि अग्नि की बात करेंगे तो जो अग्नि है हमारा, ये एक प्रकार का मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, अग्नि हमारा मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्थात माध्यमिक प्राक्षेपिक निकाय है, तो इसका 2 हो जाएगा। यदि नाग की बात करेंगे, सभी को पता है नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, अर्थात टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, तो ये 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन से अर्धचालक हैं। 1 में है सिलिकॉन, 2 में है क्वार्ट्ज, 3 में है सिरेमिक्स, 4 में है जर्मेनियम। इसका नीचे स्पेस नहीं था इसलिए आंसर नहीं दिया गया, यहीं से हम लोग देख लेते हैं इसको। तो निम्न में कौन से अर्धचालक हैं, तो सिलिकॉन तो सभी को पता है, और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा क्या है, अर्धचालक। तो इसका आंसर 1 एवं 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नीचे स्पेस के कारण नहीं दिया गया। क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो एक प्रकार का खनिज पदार्थ है, जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, ऑक्साइड के मिलने से बना है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज हमारा सिलिकॉन और ऑक्साइड के मिलने से बना एक क्या है, पदार्थ है। यदि बात करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेत एवं ग्रेफाइट में रेत एवं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नहीं ग्रेनाइट होगा, रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य भाग पूछा जाता है या मुख्य अवयव पूछा जाता है, यूँ कहें उसमें पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ कौन से होते हैं, तो ये क्वार्ट्ज ही होते हैं, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही होते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और क्वार्ट्ज जो होता है इसका अन्य नाम है स्फटिक। क्या नाम है, स्फटिक। एग्जाम में आता भी है कि स्फटिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या ये किस में पाया जाता है, या पूछेगा रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक क्या है, तो बोलेंगे क्वार्ट्ज। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, 100 किलोग्राम, और उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला जाता है कि उस पदार्थ को, यानी उस द्रव्यमान वाले पदार्थ वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि पृथ्वी पर जी का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जो पेपर में जो क्वेश्चन में दिया है 10, एक्चुअली 9.8 का मतलब 10, लेकिन यही चंद्रमा पर जो जी का वैल्यू हो जाता है वो पृथ्वी के क्या हो जाता है, 6ठे भाग के बराबर हो जाता है। यानी कि यदि पृथ्वी पे वो 10 है जी का वैल्यू, तो वो चंद्रमा पे होगा 10/6 हो जाएगा जी का वैल्यू। तो हम लोगों को पता है कि द्रव्यमान को आप चंद्रमा पर से
ये पृथ्वी पर से चंद्रमा पे ले जाएं या पहाड़ पे ले जाएं, उसका मान नहीं बदलता है। क्या मान लीजिए हम 50 केजी हैं, हमको उठा के एक पत्ती लेके पहाड़ पे ले चला जाए, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे रख दे, तो क्या हमारा द्रव्यमान वहाँ 40 केजी हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, लेकिन उसके भार पे प्रभाव पड़ता है, यानी भार बोलेंगे तो mg। अब बताइए पृथ्वी पे जो उसका भार होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे mg, m है उसका 100 और g बोल रहे हैं 10, तो कितना हो जाएगा? बोलेंगे 1000 न्यूटन होगा, क्योंकि भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। यदि बोलेंगे चंद्रमा पे भार यानी Wm, ये W ही मानते हैं, अर्थ पे भार, इस चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? तो द्रव्यमान तो 100 है, लेकिन g का वैल्यू कितना है? वहाँ हो जाता है 1/6 हो जाता है आपका, इतना हो जाएगा ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा, जी का वैल्यू आपका वहाँ पे घट जाएगा। यानी 9.8 का क्या होता है? वो 6वें भाग के बराबर होता है, तो 9.8 बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार तो ये वैल्यू घट जाएगा ना, आप ये 6 से 9.8 यदि 10 ही इसको लीजिए, वेट इन मून, वेट एट मून पे लीजिए, तो m दिया हुआ है 100 और जी का वैल्यू जो होगा पृथ्वी के पर जो जी का मान है उसके 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 दिया है तो 10/6 हो जाएगा। तो ये 1000/6 न्यूटन हुआ और वो 1000 हुआ। तो भार बदला कि नहीं? तो भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। एक चीज़ याद रखना है, तो द्रव्यमान क्या रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन उसका भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। भार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से चंद्रमा पे किसी भी वस्तु को ले जाने पे क्या बदल जाता है? तो बोलेंगे एक तो स्मॉल g का वैल्यू बदल जाता है, दूसरा उसका भार बदल जाता है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, लेकिन वो पूछता है क्या नहीं बदलता है, तो बोलेंगे द्रव्यमान नहीं बदलता है। कभी न्यूमेरिकल देके पूछेगा, कभी लैंग्वेज बेस पूछेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100 किलोग्राम। शायद क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ष 1945 में नागासाकी, जो कि जापान का शहर था, गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया? विस्फोटक करने का मतलब वो जो बम का प्रयोग किया गया था उसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग किया गया था। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले 6 अगस्त 1945 की। 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर था जिसका नाम था हिरोशिमा। जिसका नाम क्या था? हिरोशिमा। इस पर एक बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और ये जो बम गिराया गया था, उस बम में जो पदार्थ था वो पदार्थ था आपका यूरेनियम 235। कौन सा था? यूरेनियम पदार्थ था। किसमें? तो लिटिल बॉय बम में। यानी लिटिल बॉय बम जो बनाया गया था और उसमें जो पदार्थ यूज किया गया था वो यूरेनियम। यूरेनियम सीधा सीधी नहीं पूछता है, कभी दे देगा यूरेनियम 235, कभी दे देगा यूरेनियम 92 होगा, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 235 का यूज किया गया था किसमें? लिटिल बॉय में। लेकिन ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को पुनः एक बम गिराया गया, और वो जो बम गिराया गया इस बार हिरोशिमा पे नहीं, नागासाकी पे गिराया गया। नागासाकी। तो 9 से 9 अगस्त, 9 से नागासाकी। और उस बम का नाम था फैटमैन। उस बम का नाम क्या था? फैटमैन। और इस बम में जो पदार्थ यूज किया गया था, विस्फोटक पदार्थ यूज किया गया था, वो किया गया था प्लूटोनियम। क्या कौन सा पदार्थ किया गया था? प्लूटोनियम किया गया था। या उस प्लूटोनियम जो था हमारा वो 239 था, यानी प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था, फैटमैन में किया गया था। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को कौन सा बम गिराया गया था? तो लिटिल बॉय बम गिराया गया था। और लिटिल बॉय बम कहाँ गिराया गया? 6 अगस्त को हिरोशिमा पे। और 9 अगस्त से 9 और 9 से नागासाकी। उसमें फैटमैन बम गिराया गया था। और फैटमैन में जो ईंधन या विस्फोटक पदार्थ का यूज किया गया था वो पदार्थ था आपका प्लूटोनियम। यूरेनियम किया गया था किसमें? तो यूरेनियम किया गया था आपका जो नागासाकी, जो हिरोशिमा शहर पे गिराया गया था बम 6 अगस्त 1945 को, उसमें लिटिल बॉय में आपका यूरेनियम का प्रयोग किया गया, वो भी यूरेनियम 235 का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नागासाकी पे, तो ये प्लूटोनियम हो जाएगा। और यूरेनियम हो जाएगा कहाँ पे? तो हिरोशिमा पे हो जाएगा, यानी लिटिल बॉय में यूरेनियम। और ऐसे भी याद रखिएगा 235 है और 239। तो 239 बड़ा है, तो 9 अगस्त 6 से 9 अगस्त बड़ा है, सॉरी इसे याद नहीं रखना है। यूरेनियम 235 आपका किस में होगा? तो यूरेनियम 235 हो जाएगा आपका हिरोशिमा पे जो गिराया गया था लिटिल बॉय। 235 हो गया। और यूरेनियम 239, यूरेनियम नहीं प्लूटोनियम,
प्लूटोनियम 239, तो 35 छोटा है, 39 बड़ा है। तो 35 छोटा है तो छोटा बम का नाम लिटिल बम था, इसीलिए 235 याद रखेंगे, यूरेनियम 235। और 39 बड़ा है, और लिटिल बॉय जो गिराया गया था वो आपका था हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे गिराया गया था आपका कौन सा बम, तो फैटमैन। और फैटमैन बड़ा बम था, उसके लिए बड़ा ये याद रखेंगे 239। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नागासाकी पे प्लूटोनियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 16/9 के चित्र अभिमुखता अनुपात के साथ प्रदर्श विभेदन 1080 पी का अर्थ है। देखते हैं हम लोग जब वीडियो देखते हैं तो 144 पी, 360 पी, 540 पी, तो 720 पी, 1080 पी, तो अल्ट्रा HD 4K ये सब देखते हैं। तो उसी प्रकार 1080 पी में 1080 पिक्सल में रेजुलेशन क्या होगा उसका, तो बोलेंगे उसका जो रेजुलेशन होगा 1920 × 1080 पिक्सल होगा, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका आंसर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन गैसों की ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इन सारे गैसों जो सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है उसमें से सबसे अधिक कौन है, उसके बाद उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है, ये आप मुझे बताइए। यानी अपेक्षित सांद्रता के हिसाब से ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कौन कितना कितना है और उस क्रम को आप सजाइए। यदि बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको बोलते हैं, ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है, वार्मिंग का मतलब ताप ही होता है, गर्म होता है, क्या होता है, उष्ण होता है, तो यानी वैश्विक तापन बोलते हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा उत्तरदायी होता है, सबसे जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा जिसका योगदान होता है वो जलवाष्प होता है। कौन होता है, जलवाष्प होता है। ये 100 में से अकेले 60% ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो होता है वो ओजोन होता है, यानी CO, जलवाष्प के बाद CO के बाद ओजोन के बाद आपका मीथेन होता है, मीथेन के बाद N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। तो यहाँ पे जलवाष्प है नहीं तो CO2 से स्टार्ट किया है, फिर बीच में O3 नहीं है तो O3 के बाद CH4 है तो CH4 हो जाएगा, CH4 के बाद N2O है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन होता है, तो जलवाष्प होता है। कौन होता है, जलवाष्प होता है। कभी H2O दे देगा क्योंकि जलवाष्प तो वही हो गया, जल की वाष्प हो गया, H2O हो गया। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जलवाष्प एग्जाम में नहीं दे के CO2 ही रहता है, लेकिन जलवाष्प और CO2 रहे तो जलवाष्प को ही टिक करना है। तो जलवाष्प हो गया, उसके बाद हमारा जलवाष्प हो गया, इसके बाद CO2 हो गया, इसके बाद ओजोन हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन के बाद N2O हो गया, और N2O के बाद हमारा क्या हो गया, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा इसी ऑर्डर में, ये बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका जो मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, यानी कि कोई वनस्पति या पेड़ पौधा है या पशु पदार्थ का कोई पशु पदार्थ है, वो जो सड़ता है उससे जो एक स्मेल निकलता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से निकलता है, तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से। और हम लोगों को पता है कि सड़े हुए अंडे से जो गंध आती है, सड़े हुए अंडे से जो स्मेल आती है उतना खराब, वो किसके कारण, तो बोलेंगे इसी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। यानी सड़े हुए अंडे से गंध आने का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही क्या होता है, सड़े हुए अंडे से वो क्या आता है, खराब स्मेल आती है। और एक और पूछता है कि मरे हुए मछली से जो गंध आती है, मरे हुए मछली, अंडा नहीं, मरे हुए मछली से जो गंध आती है वो किसके कारण, तो वो आता है अमीनो यौगिक के कारण। ये भी एग्जाम में पूछा है, अमीनो यौगिक के कारण आता है। तो बोलेंगे उस यौगिक का नाम क्या है, तो जी बिल्कुल उस यौगिक, अमीनो यौगिक का जो नाम है वो है ट्राइमेथिल, क्या नाम है, ट्राइमेथिल एमीन। ट्राइमेथिल एमीन नाम है, याद रखिएगा। सड़े हुए अंडे से जो गंध आती है वो किसके कारण, तो वो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के कारण। लेकिन सड़ी हुई मछली या मरी हुई मछली से जो गंध आती है वो आती है अमीनो यौगिक के कारण, अर्थात उस अमीनो यौगिक का नाम है ट्राइमेथिल एमीन। ट्राइमेथिल एमीन एक जगह लिख लीजिएगा।
अब यदि बात करेंगे ऑटोमोबाइल से, तो ऑटोमोबाइल जो हो गया, जैसे टेम्पो हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जो भी हमारे कारें वगैरह चल रही है, ये ऑटोमोबाइल, इनसे जो हमारा इससे जो प्रदूषण वाली जो गैस निकलती है वो हमारा जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर नहीं, यूँ कहें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ईंधन पूरी तरह से जल जाता है तब तो निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है। और यदि आधा अधूरे जलती है ईंधन तो उससे एक जहरीली गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो काफ़ी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। यदि हम लोग बात करेंगे तेल रिफाइनरी से, तो तेल रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। या आप लोगों से पूछे कि कोई भी हमारा औद्योगिक, यदि कोई भी फैक्ट्री है, औद्योगिक फैक्ट्री कुछ भी हो, उसमें यदि कोई कुछ ऐसा बनता है तो उससे जो गैस निकलती है वो नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड ही निकलते हैं, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यदि ताप विद्युत संयंत्र की बात करेंगे तो ये थर्मल पावर जो होता है, इसमें कोयला यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोयला यूज करेंगे तो देखे होंगे एक भट्टी से धुआं के रूप में निकलता है, तो इससे जो निकलता है गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं SO2 होता है। यानी कि ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और तेल रिफाइनरी से निकलने वाला मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से निकलने वाला प्रदूषक गैस हाइड्रोजन सल्फाइड या प्रदूषक पदार्थ, सड़ी हुई मछली से हमारा अमीनो यौगिक अर्थात ट्राइमेथिल एमीन। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। एक जगह लिख लीजिएगा, सारी की सारी बातें जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में आता भी है और आगे आएगा भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? लैक्टोज खट्टा दूध, यानी खट्टा दूध का कारण क्या लैक्टोज है, सोडा वाटर में क्या कार्बनिक अम्ल है, लाल चींटी में क्या फॉर्मिक अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल में क्या अंगूर का रस में क्या टार्टेरिक अम्ल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। यदि बात करेंगे दूध का खट्टा हो जाना, तो ये हमारा लैक्टोज के कारण नहीं। लैक्टोज एक क्या है, चीनी है अर्थात शर्करा है। लैक्टोज क्या है, शर्करा है अर्थात चीनी है, लैक्टोज की बात करेंगे। और ये हमारा दूध में पाए जाने वाला शर्करा का नाम है। दूध में पाए जाने वाला एक जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, यानी दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा, लैक्टोबैसिलस। यही लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध की किण्वन की क्रिया कर देता है, लैक्टोज से क्या करके, ऊर्जा प्राप्त करके, और इसी लैक्टोज को तोड़ देता है लैक्टिक अम्ल में। किसमें तोड़ देता है, लैक्टिक अम्ल में तोड़ देता है, लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रकार दूध में पाए जाने वाला शुगर या चीनी, दूध में पाए जाने वाला शर्करा या चीनी लैक्टोज, दूध में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल, और दूध में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो इस प्रकार दूध का खट्टा होने का कारण क्या होगा, तो बोलेंगे उसमें एक अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ना कि लैक्टोज शर्करा के कारण दूध खट्टा होता है। देखते हैं दूध को आप कुछ देर तक हवा में खुले छोड़ दीजिए तो वो क्या होता है, खट्टापन लगने लगता है, क्योंकि दूध जैसे ही वो खुला रह जाता है तो उसमें उसके अंदर पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु तुरंत उसकी फर्मेंटेशन की क्रिया कर देती है, किण्वन की क्रिया कर देती है। किसका, तो दूध का, दूध में वो भी किसका, तो लैक्टोज को, लैक्टेज शर्करा को क्या करता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो एग्जाम में पूछता है कि दूध को खुले छोड़ देने पे कुछ देर तक खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद वो खट्टा क्यों हो जाता है, तो बोलेंगे लैक्टिक अम्ल के कारण। उसके बाद ये भी पूछा जाता है दूध से दही जो बनता है वो किस जीवाणु के कारण, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। और दूध से दही बनने के दौरान किस अम्ल का निर्माण होता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज, दूध में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस, और दूध में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल। चलते हैं हम बी पे। कार्बनिक अम्ल में सोडा वाटर, कार्बनिक अम्ल जो है ये सोडा वाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, जिसको फॉर्मिक अम्ल को HCHO बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सॉरी HCHO नहीं, इसको बोलते हैं HCOOH।
तो ये फॉर्मिक अम्ल हो गया जो लाल चींटी में पाया जाता है। यदि बात करेंगे टार्टेरिक अम्ल की, टार्टेरिक अम्ल की, तो ये अंगूर का रस में पाया जाता है, अर्थात अंगूर जो खट्टा लगता है। टार्टेरिक अम्ल इसके अलावा इमली में भी पाया जाता है, और कहाँ, तो केला में भी पाया जाता है। तो ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है कि टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, केला में पाया जाता है। मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो हमारा वो सेब में पाया जाता है। इस प्रकार आप लोगों को बता दिए कि ये इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि खट्टा दूध यानी दूध का खट्टा होना लैक्टोज नहीं है, बल्कि लैक्टिक अम्ल के कारण ये क्या होता है, दूध खट्टा होता है। दूध में पाए जाने वाला हमारा जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु, पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज, और पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, यानी शहद में जो घटक पाया जाता है, जो घटकें अवयवें जो पाई जाती है, उसमें से सबसे प्रमुख कौन सा है। तो बात करेंगे कि शहद में पाया जाता है पहले कौन कौन सा। तो इसमें पाया जाता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बाद जो पाया जाता है वो है ग्लूकोज, ग्लूकोज भी पाया जाता है, सुक्रोज भी पाया जाता है, सुक्रोज के अलावा माल्टोज भी पाया जाता है, और साथ ही साथ जल पाया जाता है, क्योंकि लिक्विड ही होता है, ये गाढ़ा लिक्विड होता है। तो ये तो सभी इसके अवयव हैं, ये सभी क्या है, अवयव है। इसका मतलब ग्लूकोज भी पाया जाता है, सुक्रोज भी, माल्टोज भी, फ्रक्टोज भी, जल भी। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि इन चारों पांचों में से सबसे अधिक कौन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का अर्थ यही है कि प्रमुख घटक कौन है, तो वो सबसे अधिक जो पाया जाता है फ्रक्टोज पाया जाता है। हिंदी में से फल शर्करा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज को ही बोला जाता है फ्रूट शर्करा बोला जाता है, यानी कि अर्थात इसे फल शर्करा बोला जाता है, फ्रूट शुगर बोला जाता है। यानी फल में पाए जाने वाले जो चीनी होते हैं, शर्करा होते हैं, उसका नाम है फ्रक्टोज। फ से फ्रक्टोज, फ से फल, ये याद रखिएगा। और ये प्रकृति का सबसे मीठा शर्करा है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकृति का सबसे मीठा शर्करा कौन सा है, तो फ्रक्टोज है। यदि सुक्रोज की बात करेंगे तो इसी को हम लोग चीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है इक्षु शर्करा। ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी काल हिंदी में भी पूछ देता है। ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज तो हमारा क्या है, एक प्रकार का ये भी एक शर्करा ही है, यानी कि सुक्रोज का ही पार्ट है। सुक्रोज का दो पार्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। माल्टोज की बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, शर्करा ही है। तो इस प्रकार आप लोगों को बताया कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो प्रमुख घटक इसका फ्रक्टोज है। इसके बारे में लिख लीजिएगा। इसे फल शर्करा कहते हैं, अर्थात फल में पाई जाने वाली शर्करा है या चीनी है, और इसे प्रकृति का सबसे मीठा पदार्थ बोलते हैं, अर्थात मीठा शर्करा बोलते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। सबसे पहले ये जानेंगे ये धुंध होता क्या है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्मॉग। क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं धुंध को। स्मॉग दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है स्मॉक, जिसको हिंदी में धुआं बोलते हैं, स्मोकिंग जैसे बोलते हैं, स्मोकिंग करना, आप सिगरेट पीते हैं धुआं निकलता है। एक शब्द दूसरा है जिसका नाम है फॉग, जिसको हिंदी में कोहरा बोलते हैं। तो इस प्रकार धुंध जो हमारा है, धुंध जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा किससे, तो एक हो गया हमारा धुआं से, जिसको स्मोक बोलते हैं, और दूसरा हो गया कोहरा से। इन दोनों शब्दों का क्या है, मिश्रण है धुंध, जिसे बोलते हैं स्मॉग। यानी स्मॉग धुआं हो गया, इसका पहला दो शब्द दो लेटर लिया SM, और कोहरा फॉग हो गया, इसका अंतिम दो लेटर लिया OG, इसीलिए ये शब्द मिलकर बना दिया स्मॉग। धुआं क्या है, तो धुंध क्या है, तो धुआं एवं कोहरे से मिलकर बने एक पदार्थ है, जो एक प्रकार का प्रदूषण का जैसा काम करता है। यदि बात करेंगे धुआं क्या है, धुआं कैसे उत्पन्न होती है, तो कोई भी जीवाश्म है यदि उसको हम जलाते हैं तो उससे एक प्रकार की गैस निकलती है, जिसे हम लोग धुआं बोलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब क्या, धुआं। यदि कोहरा की बात करेंगे तो ठंडे के मौसम में हम लोग देखते हैं कि ये कोहरा में क्या होता है, थोड़ा पानी की क्या होती है, बूंदें हम लोगों को दिखाई देती है और शरीर पर गिरता भी है। तो इस प्रकार कोहरा जो होता है वो जल की क्या है, एक प्रकार की बूंदें हैं, और ये हमारा क्या होता है, हानिकारक नहीं होता है, नुकसानदेह ज़्यादा नहीं होता है। जबकि धुआं हमारा क्या है, एक प्रकार का प्रदूषण का कार्य करता है, और धुंध भी प्रदूषण का जैसा ही कार्य करता है। यदि बात करेंगे धुंध का, तो धुंध दो प्रकार का होता है। धुंध कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है क्लासिकल धुंध, एक क्या होता है, क्लासिकल धुंध। ये क्लासिकल धुंध में क्या क्या पाया जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है। क्लासिकल धुंध में जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है स्मोक, धुआं,
कोहरा भी पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें एक गैस पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार याद रखेंगे कि क्लासिकल धुंध में क्या क्या पाई जाती है, तो धुआं, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है प्रकाश रासायनिक धुंध, और इस प्रकाश रासायनिक धुंध में जो पाई जाती है मुख्य रूप से वो है हमारा ओजोन। उसके बाद है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद इसमें पाया जाता है एक्रोलीन। एक्रोलीन के अलावा पाया जाता है फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद एक और पाया जाता है पेन, PAN, जिसको बोलते हैं पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये याद रखना है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड और पेन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये सब लिख लीजिए, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर अब क्या होगा बताइए, प्रकाश रासायनिक धुंध, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन O3। क्या हो जाएगा, ओजोन O3 हो जाएगा। जबकि हमारा मीथेन जो गैस है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो आप लोगों को शायद ये समझ में आई होगी कि धुंध क्या होता है, धुआं क्या होता है, कोहरा क्या होता है। तो धुंध बता दिए, एक प्रकार का दो पदार्थों का, दो गैसों का ये मिश्रण है। एक हमारा धुआं, दूसरा हो गया कोहरा। ये दो प्रकार का, एक क्लासिकल धुंध होता है, दूसरा होता है प्रकाश रासायनिक धुंध। क्लासिकल धुंध में हमारा स्मोक पाया जाता है, उस फॉग पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि प्रकाश रासायनिक धुंध में हमारा ओजोन पाया जाता है, एक्रोलीन पाया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड पाया जाता है। उसके बाद हमारा पेन पाया जाता है, जिसको पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बोलते हैं। तो इस प्रकार शायद आप लोगों को सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी समाप्त हुआ और सेट नंबर आपका 16 भी समाप्त हुआ। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश एवं